हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, इसमें से परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उन नियमों को और उन प्रश्नों को आपको समझाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसके आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात आप लोग से विशेष रिक्वेस्ट है हमारी, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ऐसी एक ही वीडियो में मैं इसमें से पूछे जाने वाले हर प्रकार के सवाल को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे बच्चों, जिसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति बच्चों, इसमें से सवाल कैसे कैसे सवाल उठाता है, किन नियमों पर उठाता है, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, पहला नंबर तो सवाल इसमें से उठाएगा, किसी बिंदु की स्थिति आपसे पूछी जाएगी कि यह बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो जैसे पहला नंबर, किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति आपसे पूछी जाएगी। दूसरा पूछा जाएगा बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तीसरा नंबर आएगा बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बाद जैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक। और आ सकता है बच्चों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अर्थात यहां पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 m2 m1 अनुपाते, या ऐसे लिख सकते हैं, मिलाने वाली रेखा को अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। और आएगा बच्चों, पांचवा नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित लास्ट है त्रिभुज का केंद्रक। केवल इतने बिंदुओं को समझना है, इतने पॉइंट को आपको समझना है। इतना पॉइंट अगर आप समझ लेंगे, इतने तथ्यों से संबंधित सवाल को समझ लेंगे, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। और आज हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको ये सारी बातें आज ही इसी वीडियो में आपको बता दी जाए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसी बिंदु की स्थिति जो पूछेगा, इसके लिए हम समझेंगे यहां पर। तो देखिए बच्चों, इसको
थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर कैसे आएगा ये, दो बिंदुओं किसी बिंदु की स्थिति कैसे बताएंगे। देखिए हमें आपको पता है चतुर्थांश होता है इस तरह से, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ये आपको बताया गया है एक्स अक्ष और वाई। मैं आपको केवल रिवाइज करा रहा हूं, बाकी आप पढ़ने के लिए पढ़ चुके हो विद्यालयों में या आपके शिक्षक पढ़ा चुके होंगे आपको। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब यहाँ ये है मूल बिंदु, इधर जो भी दूरियां ली जाएंगी वो धनात्मक ली जाएंगी, इधर जो भी दूरियां ली जाएंगी वो ऋणात्मक ली जाएंगी। ऊपर की समस्त दूरियों को धनात्मक लिया जाता है और नीचे की समस्त दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। ये आपको बताया गया होगा बच्चों। ये चतुर्थांश है, इसमें देखिए ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ये चतुर्थांश है। कोई बिंदु दिया रहेगा, कोई भी बिंदु दिया रहेगा और उस बिंदु की स्थिति आपसे पूछी जाएगी कि यह बिंदु होगा कहां। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, बाकी इसके बाद क्रम से आपको हम बताते चलेंगे। ये बिंदु की स्थिति हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए अब यहां पर क्या है, एक्स हमको पता है, वाई पता है, और यहीं से हम निकालेंगे। देखिए सवाल कैसे पूछा, सवाल से अच्छी तरह कंफर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों दे दें कि 2,3 और -5,4, 3,-2, ये सब कौन से चतुर्थांश में होंगे, ये सब कौन से चतुर्थांश में होंगे। बच्चों ये जो पहला नंबर लिखा गया है ये x का मान है, पहला नंबर किसका है, x अक्ष पर लिया गया, और दूसरा जो है वो y। इस प्रकार से व्यापक बिंदु का जो रूप बना वो क्या है, x, y। x अक्ष पर नापी गई दूरी यहां लिखी जाएगी, y अक्ष पर ली गई दूरी यहां लिखी जाएगी बच्चों। इस प्रकार से बन गया x, y। और यहां पर इसको हम बोलते हैं भुज, इसको बोलेंगे भुज, और इसको बोलते हैं बच्चों कोटि। अर्थात जो पहला वाला लिखा गया है वो भुज है, दूसरा जो है वो कोटि है। और जब भी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाएगा तो इसी रूप में लिखा जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा बच्चों। तो पहले x का मान लिखेंगे, फिर बाद में y का मान। तो केवल यहां पर आपको समझना क्या है, चिन्ह। पहले आप चिन्ह समझिए। देखिए पहला चतुर्थांश है ये, तो पहले चतुर्थांश बच्चों बताइए। देखिए कि x का मान क्या है, धनात्मक है ना, x का मान धनात्मक, और y भी क्या है, धनात्मक, अर्थात दोनों धन होंगे। इस चतुर्थांश में भुज और कोण दोनों क्या होंगे, धन में होंगे, प्लस में होंगे। इसके बाद यहां पर देखिए पहले बच्चों x का मान लिखा जाएगा, x क्या है, माइनस है, यहां माइनस लगा दीजिए। y लिखेंगे तो y क्या है, y तो प्लस है ना, तो प्लस लगा दीजिए। अर्थात दूसरे में क्या होगा, एक भुज माइनस होगा और कोट क्या होगी, प्लस होगी। आगे इसमें आते हैं, तो इसमें देखिए x क्या है, x माइनस है, यहां माइनस में रखिए, और ये क्या है, ये भी तो माइनस में है, y भी माइनस में है, तो यहां रख दीजिए। अब चौथे में बच्चों, चौथे में x का मान क्या है, प्लस है, और y का मान क्या है, माइनस है। बस इतना याद रखिएगा आप लोग, पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है। अर्थात पहले x का चिन्ह फिर y का चिन्ह। तो पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। इन्हीं चिन्हों को देख करके हम इसको बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहां होगा, ये पॉइंट कहां होगा। देखिए 2,3, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस में दिया है, और तब आप इसको तुरंत बता सकते हैं कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में। क्यों, क्योंकि पहले में दोनों क्या है, प्लस प्लस, अर्थात ये है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये कहां पर होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ये कहां होगा बच्चों, x का मान क्या है, माइनस, और y का मान जो दिया है वो प्लस। तो x का मान माइनस किसमें है, देख लीजिए, दूसरे में, ये माइनस और y का मान प्लस। इस प्रकार से ये कौन सा
ये बच्चों होगा द्वितीय चतुर्थांश में, ये किसमें होगा? द्वितीय में। इसके बाद इसको देखिए, x का मान प्लस और y का मान माइनस। तो x का मान प्लस देख लीजिए इसमें है और y का मान माइनस इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं की स्थिति को बता सकते हैं। फिर से आइए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं इसको। देखिए इसको और उदाहरण ले रहे हैं, बता रहे हैं आपको, समझाएं बढ़िया से, परेशान मत होइए। पहला नंबर क्या लिखना है? भुज कोट। अब जैसे बच्चों यहां पर आ जाए -3 -4 कौन से चतुर्थांश में होगा? 8 -7 कौन से चतुर्थांश में होगा? -2 3 कौन से चतुर्थांश में होगा? -5 6 कौन से चतुर्थांश में होगा? ये इस तरह से। तो इसको हम आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं। केवल आपको चिन्ह देखना है बस, अंक पर आप मत जाओ, सीधे चिन्ह देखो। पहला क्या है? माइनस है, ये भी क्या है? माइनस है। तो अब चतुर्थांश में दिमाग लगाइए, माइनस माइनस किसमें होता है? तो माइनस माइनस बच्चों होता है तीसरे में, ये तीसरे में। इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तीसरे चतुर्थांश में होगा। ये वाला कौन से चतुर्थांश में होगा? इसकी स्थिति कहां पर होगी? 8 -7, मतलब ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस किसमें है बताइए? प्लस माइनस देख लीजिए इसमें है, प्लस x प्लस में, y माइनस में। इसका मतलब ये चतुर्थ में होगा, चतुर्थ में। अब ये माइनस है, ये प्लस है। x का मान माइनस, y का मान प्लस। x का मान माइनस, y का मान प्लस, किस में होगा? दूसरे में। तो यहां लिख दीजिए द्वितीय चतुर्थांश। फिर आगे इसके बारे में देखिए, फिर वही चीज है, x का मान माइनस, y का मान प्लस। तो ये भी किसमें होगा बच्चों? दूसरे चतुर्थांश में। इस तरह से बिंदु की स्थिति को आप बता सकते हो। एक नंबर में आता है, या तो बहुविकल्पी में पूछेगा या तो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछ लेगा। केवल इतना आपको लिखना है बस, कौन से चतुर्थांश में होगा। अब बड़े आराम से इसको आप कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं पहले x का मान लिखा जाएगा और फिर y का, पहले भुज फिर कोट। अब इसमें अगर आएंगे तो पहले भुज प्लस, कोट भी प्लस। इसमें आएंगे तो पहले भुज माइनस, फिर ये प्लस, इसमें माइनस, ये भी माइनस। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा इससे एक अलग आता है, उसको देखिए। अलग क्या आता है बच्चों? देखिए, जैसे अगर ये x अक्ष है, x अक्ष पर मैं कहीं भी रहूं, अक्ष की बात मैं कर रहा हूं, अक्ष पर मैं कहीं भी रहूंगा तो y का मान 0 होगा। y का मान 0 होगा। कब? जब हम x अक्ष को छोड़कर y की ओर जाएंगे, चाहे उधर जाए चाहे इधर, तब तो y का मान मिलेगा। और जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक मिलेगा नहीं। तो x अक्ष को छोड़ने पर ही y का मान मिलेगा। जब तक मैं x पे हूं तब तक y का मान 0, अर्थात x अक्ष पर कोटि, x अक्ष पर क्या? कोट मतलब y बराबर क्या लेते हैं? 0। और जब y अक्ष पर रहेंगे बच्चों, अक्ष की बात मैं कर रहा हूं बार बार, इस पर ध्यान दीजिएगा। अक्ष पर अगर हम हैं तो क्या x का मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब y को छोड़कर x की ओर जाएंगे, चाहे इधर चाहे इधर, तब तो x का मान मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि y अक्ष पर भुज मतलब x, ये बराबर क्या होगा? 0। तो x अक्ष पर कोट क्या है? 0, और y अक्ष पर भुज 0। अर्थात जैसे कि कोई बिंदु इस तरह दे दे कि 3,0 कौन से अक्ष पर होगा, या यहां दे दे 0,3 कौन से अक्ष पर होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहां क्या है? y का मान 0 है। y का मान क्या है? 0 है। तो y का मान 0 किस पर होता है? x अक्ष पर। y का मान 0 कहां होता है? x अक्ष पर। और x का मान 0 कहां होता है? y अक्ष पर। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये कहां पर होगा? x अक्ष पर होगा। ये कहां होगा बच्चों? x अक्ष पर होगा। और ये वाला बिंदु कहां होगा? y अक्ष पर होगा। इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं
कि अक्ष पर भी बिंदु की स्थिति होती है और चतुर्थांश में भी होती है। तो ये बस इतना ही आएगा, इसी तरह का आएगा। इसको स्क्रीनशॉट में लेना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बताएं। ठीक, आगे आता है बच्चों, अभी आप लोगों को बताए थे हम शुरुआत में क्या क्या पढ़ना है, और उसमें दिया गया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक जगह आया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है x1, y1, ये बिंदु A है, ये बिंदु A का निर्देशांक है, और यहां पर है एक बिंदु B जिसके निर्देशांक हैं x2, y2। अब बच्चों इसको मिला दीजिए ऐसे, ये मिला दिए तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। इसके लिए सूत्र क्या होता है बच्चों, AB बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है सूत्र बच्चों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अब सवाल जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए हम दे दे कि 2,3 और 4,5, मतलब एक बिंदु A है, एक बिंदु A है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, इसको मान लेंगे कि बिंदु A का निर्देशांक है और इसको मान लेंगे बिंदु B का है, और हमको निकालना क्या है AB, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो कैसे हल करेंगे, देखिए AB बराबर सूत्र आपके सामने लिखा है। अब ये जो दो बिंदु दिए गए हैं इसी में आपको मानना पड़ेगा, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इस तरह से हम मान लेंगे। अब इसमें रखिए, देखिए सूत्र में क्या है, x2 में x1 घटा है, मतलब इसमें इसको घटाना है, तो लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 में y1 घटा है, मतलब 5 में 3 घटा है, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। बच्चों इस तरह से AB बराबर कितना आ गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, तो AB बराबर आ गया बच्चों 4 4 8। और थोड़ा सा इसको हल कर लीजिए, इसको लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जिसका जोड़ा बन गया है बच्चों उसको बाहर ले लो, यहाँ जोड़ा बन रहा है, 3 2 में से एक बाहर जाएगा तो 2 आया, अब करड़ी में आ गया बच्चों 2। इतना मात्रक यही आंसर है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी पूछने परीक्षा में, तो उसके लिए आपको बस यही सूत्र लगाना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु दिए रहेंगे, उसमें आपको अपने से मान लेना है x1 y1 x2 y2। तो बच्चों इस तरह से हल हो जाएगा। आगे था बच्चों दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के लिए आया था। अब जैसे दो बिंदु हैं यहां पर, देखिए मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ये है x1 y1 और एक बिंदु ये दिया गया है x2 y2, तो इसके मध्य बिंदु मतलब ये किसी न किसी बिंदु का निर्देशांक है बच्चों। मान लो A का है निर्देशांक, ये B का है, यहाँ इसको मिला दीजिए, ये आया, मान लो यहाँ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु P है और P का निर्देशांक x, y है। मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x, y। ऐसी x, y का मान हमको निकालना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु क्या है, P। मध्य बिंदु क्या है बच्चों, P के निर्देशांक तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक में क्या है, x है, y है।
तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। x बराबर होगा, देखिए x में x1 में x2 को जोड़ दीजिए, x1 में x2 को जोड़ दीजिए, यहाँ x1 प्लस x2 और 2 का भाग दे दीजिए। इस तरह से x का मान आ जाएगा। फिर y का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक में x का मान है, y का मान। अतः निर्देशांक क्या बन जाएगा बच्चों, निर्देशांक बन जाएगा कोष्टक में x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। मतलब दो बिंदु दिए रहेंगे, दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। करना क्या है, x1 में x2 को जोड़ो, 2 का भाग दो, y1 में y2 को जोड़ो, 2 का भाग दो। यही मध्य बिंदु का निर्देशांक है। एग्जाम्पल, जैसे यहां पर दे 4 कामा 8 तथा 2 कामा 4 के मध्य बिंदु का निर्देशांक, के मध्य बिंदु का निर्देशांक। बच्चों करना क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक में मैंने बताया कि x1 को x2 में जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो हमने जोड़ दिया यहाँ पर 4 2 6, इसको जोड़कर 2 का भाग दीजिए, y वाला जोड़ लीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। देखिए कितना आता है, 4 2 6 बटे 2 कामा 8 4 12 बटे 2 काट दो, 2 1 9 2 2 3 6 2 1 9 2 2 6 12, ये आ गया 3 कामा 6। यही आंसर है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जोड़ने के लिए, निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। इतना कर देंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मिटाएं इसे। ठीक, अब मध्य बिंदु का निर्देश, आप देखिए बिंदु की स्थिति आप समझ गए कि बिंदु की स्थिति हम कैसे बताएंगे, और मध्य बिंदु का निर्देशांक भी आप समझ गए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाएगा। बच्चों इसके बाद आता है, ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड का विभाजन कैसे होता है बताएंगे भी। रेखाखंड का विभाजन, रेखाखंड का विभाजन बच्चों ये दो तरह का होता है। एक होगा कब, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। एक होगा बच्चों बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। मतलब अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो पहले अंतः विभाजन समझ लेते हैं क्या होता है बच्चों। जैसे यहां पर एक रेखा दी गई है, एक रेखाखंड है AB, इसके बीच में जैसे मान लीजिए यहां कोई एक बिंदु P है, बीच में कहीं भी बिंदु P है, इस पूरी रेखा को दो अनुपात में काटता है। यहां पर मान लीजिए M1 अनुपात है और यहां पर क्या है M2। ये M1 और M2 के अनुपात में, रेशियो में काट रहा है। इसके निर्देशांक भी आपको पता है, x1 y1, ये बीच में कामा है बच्चों, x1 y1, यहां पे दिया है x2 कामा y2। तो ये बिंदु P जो है, ये जो बिंदु P है, ये आप देख रहे हो कि AB के बीच में है। ये बिंदु P AB के बीच में है। तो जब अंदर है तो उसको हम बोलेंगे अंतः विभाजन। अंदर है तो क्या बोलेंगे, अंतः विभाजन। और यहां पर मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखाखंड AB, और यहां पर कोई बिंदु P है, यहां पर बच्चों ऐसे ये बिंदु P, यहां से यहां M1 और यहां से यहां M2। अब ये बिंदु क्या है, इस पूरे रेखा को दो भागों में बांट रहा है, M1 और M2 के अनुपात में। यहां से यहां तक M1 और ये है M2, तो M1 और M2 के अनुपात में। लेकिन ये बिंदु कहां है, ये बिंदु रेखाखंड के बाहर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाह्य विभाजन। और बच्चों यहां पर जो विभाजन हो रहा है,
इस विभाजन में विभाजन बिंदु क्या है, P है, तो इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, इसका भी निर्देशांक होगा। तो इस निर्देशांक को मैं मानता हूं कि P का निर्देशांक है माना x, y। यहां पर मान लीजिए x, y। तो बच्चों ये अंतः विभाजन है, ये बाह्य विभाजन है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन के निर्देशांक x, y है, तो पूछता है कि x का मान बताइए, y का मान बताइए, अंतः विभाजन के निर्देशांक बताइए। तो बच्चों यहाँ पर x का मान कैसे निकलेगा ये देखिए, जब अंतः विभाजन हो तो उसके लिए x का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान बच्चों हो जाएगा m1 प्लस m2। ये सूत्र है। y का जब मान निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये सूत्र लगेगा। इससे हम x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। अब इसके बाद इसमें बच्चों देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें बाह्य विभाजन है, जब बाह्य विभाजन होगा तब कैसे निकालेंगे x का मान, देखिए x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। y का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। इस तरह से ऐसे हम अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ये अंतः विभाजन है, बाह्य विभाजन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सूत्र रख लीजिए अपने पास, फिर सवाल हल कराते हैं एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें सवाल कैसे पूछता है। जैसे दो बिंदु है 8,9 माइनस 7,4, 8,9 माइनस 7,4, ये दो बिंदु हैं। इनको एक बिंदु ऐसा है जो कि इनको m1 और m2 के अनुपात में काट रहा है। अनुपात दिया है बच्चों 2:3, अनुपात यहां दिया है 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि ए कोई एक बिंदु है, ए मान लीजिए, ए कोई बिंदु है बी मान लीजिए, इसको मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु पी है जो कि इसको क्या कर रहा है, इतने अनुपात में काट रहा है। तो बच्चों यहां पर आपसे पूछ रहा है कि निर्देशांक बताइए, इसमें पूछ रहा है निर्देशांक बताइए। किसका निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक जो इसको इस अनुपात में काट रहा है। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे माना उस बिंदु का निर्देशांक x, y है, x, y है। कौन से बिंदु का निर्देशांक, जो इसको काट रहा है। जैसे देखिए यहां पर ऐसे समझ लीजिए बाई फिगर से, यहां पर 8,9 एक बिंदु ए है, ये है -7,4 एक बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु P है जो कि इसको 2 और 3 के अनुपात में काट रहा है ऐसे। तो यहाँ बच्चों P का निर्देशांक पूछ रहा है आपसे, तो क्या मानेंगे, x, y मान लीजिए। अब यहाँ आप जानते हो कि x का मान क्या है, x का मान कैसे निकलता है, सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी सूत्र से हम हल करेंगे। तो लिखिए इसको मान निकालिए, क्या आता है, m1 का मान यहाँ मान लीजिए बच्चों, m1 बराबर ये मान लीजिए कि यहाँ दिया गया है m1 बराबर 2 और ये m2 बराबर है 3। इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, इतना मान लीजिए। सारी चीजें आपके सामने है, बस इसी को रख दीजिए। इसमें m1 का मान क्या है 2,
गुणित x2 का मान कितना है -7, डबल चिन्ह आ गया इसलिए यहां ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, प्लस m2 का मान क्या है बच्चों 3, x1 का मान क्या है 8, ऐसे बटे m1 का मान 2, m2 का मान 3। अब देखिए क्या आता है मान यहाँ पे 2 सत्ते 14 -14 प्लस 8 त्रिक 24, 8 ये 24 होता है ना, 3 2 5, x बराबर आ गया देखिए 24 प्लस में है 14 माइनस में है, तो 24 में से 14 निकल गया बच्चों, बचा कितना 10 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का मान आ गया बच्चों 2, x का मान आ गया 2। अब हमको y का मान निकालना है, तो y वाला सूत्र क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र से निकालिए इसको, m1 का मान 2 है, y2 का मान कितना है बच्चों 4, प्लस m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 9 बटे m1 का मान 2, m2 का मान 3। देखिए कितना आता है 2 चौक 8, 9 त्रिक 27 बटे 5, इसको जोड़ेंगे बच्चों आ जाएगा 35, 35 बटे 5, 5 एकम 5, 5 7 35, तो y का मान कितना आ गया 7। अतः p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक बच्चों क्या है x का मान y, x का मान कितना आया है 2, y का मान आया है 7, तो यहां लिख देंगे 2, 7, यही आंसर है। जब भी आएगा इस तरह का सवाल, अगर अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछता है, यही सूत्र आप याद रखिएगा, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2, और बड़े आराम से आंसर आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब तर्क नहीं छिपा हुआ है, एकदम सिंपल है ये, बस थोड़ा सा समझना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाएं इसको। ठीक है बच्चों, मिटा दे रहे हैं। एक लास्ट सूत्र है जिसके आधार पर सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हो ऐसे ABC, और इसका निर्देशांक है x1 y1, और यहां पे दिया है x2 y2, और यहां दिया है x3 y3। ये बिंदु के निर्देशांक दिए गए बच्चों। इसमें आपसे त्रिभुज का केंद्रक पूछ सकता है, त्रिभुज का केंद्रक। तो पहला सूत्र यही बनता है, त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा बच्चों? देखिए यहां पर ऐसे लिखेंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान, या आप क्या करना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। हमें बच्चों बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल सीख लीजिए आप, हम ध्यान नहीं दिए, पहले इसी बताना प्रारंभ कर दिए। पहले हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इसको समझिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो पॉइंट हम नोट रहे हैं पहले उसको सीख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं 1/2। अब यहां पर देखिए इसका सूत्र हम बनाना सिखाएंगे आपको, कैसे सूत्र बनाया जाता है। देखिए कैसे आएगा ये। पहले आप यहाँ x1 लिख लीजिए, थोड़ा सा अंतर दीजिए इतना, और प्लस करके यहाँ x2 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर अंतर दीजिए, यहाँ लिख लीजिए x3, ऐसे
ऐसे कर लीजिए। इतना मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप भी सीख जाओ और आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। बच्चों यहां मैंने x1 लिया, तो अब मैं यहां लूंगा y2 माइनस y3। ये मैंने यहां x2 लिया, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो y में 3 लेंगे, y3 माइनस y1। जो यहां पर गिनती है वो गिनती इसमें नहीं आनी चाहिए y में। अब जैसे यहां x3 है तो यहां मैं लूंगा y1 माइनस y2। तो देख लीजिए x1 है तो यहां पर 1 नहीं आया, अगर यहां x2 है तो यहां पर 2 नहीं आया, यहां x3 है तो यहां पर 3 नहीं आया। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बच्चों ये बताइए अगर 3 बिंदु दिए गए हों, 3 बिंदु अगर एक रेखा में नहीं है, एक रेखा में नहीं है, तभी तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं बच्चों, तो क्या आप त्रिभुज बना सकते हो? त्रिभुज नहीं बना पाओगे। देखो सीधे से मिला दो, एक रेखा बन गई, त्रिभुज कहां बना? इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या है, शून्य। अर्थात जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाए दिए गए बिंदुओं से, तो इसका मतलब होता है कि दिए गए सभी बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में दिए गए सभी बिंदु संरेख हैं। यहाँ ये तो क्षेत्रफल का सूत्र है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें, यदि दिए गए बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, तब दिए गए बिंदु संरेख होते हैं, बच्चों संरेख का मतलब हुआ कि एक ही रेखा में होते हैं। 3 बिंदु अगर एक रेखा में है तो उससे त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, अर्थात बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। कभी कभी सवाल में इस तरह से पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं, तो उसमें क्या करना है, कुछ करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, अगर 0 आ जाएगा तो लिख दो, कहता है ये बिंदु क्या है, संरेख। तो आइए इसके आधार पर सवाल देखते हैं किस तरह का सवाल आता है। यहां एक सवाल दिया गया है बच्चों, चलिए इसी को देख लेते हैं पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें, जगह कम है। ठीक, सवाल दिया गया है इसमें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 2020 में आया भी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 2,0 और 0,3 हैं। इस तरह से सवाल दिया गया बच्चों कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 2,0, 3,0 हैं। तो हम हल कैसे करेंगे, देखिए हल में क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से देखिए
बिंदु ए का निर्देशांक मान लो दिया है 0,0, बी का निर्देशांक दिया है 2,0 और सी का निर्देशांक दिया गया है 0,3। इस प्रकार से हम मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे चित्र अगर बनाना तो बनाइए, ना बनाना हो तो यहाँ लिख लीजिए। हल में ए बराबर दिया है 0,0 और बच्चों बी बराबर दिया है 2,0, अर्थात ए के निर्देशांक है, बराबर नहीं, ए का निर्देशांक इतना, बी का निर्देशांक इतना और सी का निर्देशांक दिया है 0,3। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब पहले ही मैं बता चुका हूं आपको क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। देखिए एक बार सूत्र फिर लिखेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। यहां लिखेंगे सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है। ऐसे सूत्र में आपको रखना है क्या है, ये देखो, इसको मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ऐसे हम मान सकते हैं। तो ठीक है, यही मान रख दीजिए यहां पर 1/2 x1 का मान क्या है बच्चों? 0, y2 का मान क्या है? 0 माइनस y3 का मान क्या है? 3 प्लस x2 का मान क्या है? 2, y3 का मान 3, y1 का मान 0 प्लस x3 का मान क्या है? x3 का मान 0, y1 का मान क्या है? 0, y2 का मान क्या है? 0। केवल आपको वैल्यू रखना है, बस हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं, बराबर 1/2। अब यहां पर देखिए, जैसे कि अगर ये पूरा पद है, अब पूरे पद में बच्चों यहां 0 का गुणा है, तो किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा किया जाए तो 0 हो जाता है। तो यहां पर आप ये 0 कर दीजिए प्लस, अब यहां देखिए 0 घटा है, 0 घटने से कोई मतलब नहीं है, अर्थात 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6 प्लस, अब देखिए इस पूरे कोष्टक के बाहर क्या है? 0, अंदर भी 0 है, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बच्चों 1/2। ये 0 0 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ आया 6, 2 1 2, 2 तिहाई 6। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना? 3 मात्रक। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 3 मात्रक, यही आंसर है। तो बच्चों इस तरह से त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह सकता है, कब? जब निर्देशांक दिए रहेंगे तब। और सुनिए, कभी कभी क्या होता है, पूछता है कि त्रिभुज की प्रकृति क्या है, समबाहु है, समद्विबाहु है कि क्या है? तो उसमें क्या करेंगे? ए बी बी सी सी ए का मान निकाल लो। अगर सब मान आ रहा है बराबर तो समबाहु त्रिभुज, 2 मान बराबर आ रहे हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब होता है इस प्रकार के सवाल में। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब एक चीज और है, जो कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, यहाँ x1 है, y1 है, यहाँ x2 है, y2 है, यहाँ x3 है, y3 है। बच्चों इस तरह से 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और आपसे कह रहा है कि इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बताइए। यहां लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है बच्चों, x वाले सब जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 है तो 3 का भाग, फिर यहाँ y1 प्लस y2
प्लस y3/3। ये है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। अब जैसे अगर एग्जाम्पल ले, यहां पर मान लीजिए कोई सवाल आ जाता है 1,2 3,4 तथा 0,2 एक त्रिभुज के निर्देशांक हैं। एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं, तब त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें कैसे करेंगे बच्चों? एकदम सिंपल। पहला यहां पे 1,2 3,4 और 0,2 लिख लीजिए। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 नाम दे दीजिए। अब लिखेंगे केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3, सबको जोड़ दीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। 3 है 4, 4/3 हुआ बच्चों यहाँ पर, 4/3 कामा 4 2 6 2 8, 8/3। ये है आंसर, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो इतने ही प्रकार के सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। कभी कभी वही त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी बताए थे उसके आधार पर आता है कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान बताइए। 3 बिंदुओं में कहीं न कहीं के दिया रहेगा, संरेख है तो के का मान बताइए। तो इसमें क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल को तो हल करेंगे, निकालेंगे, लेकिन उसको बराबर 0 मानते चलेंगे, बराबर 0 मानते चलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही कहा है कि संरेख है। जब संरेख है तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो हम ऑलरेडी उसको 0 के बराबर करते चले जाएंगे और लास्ट में के का मान आ जाएगा पक्षांतर करने से। इतने ही प्रकार के सवाल पूछते हैं। बिंदु की स्थिति पूछेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, त्रिभुज का केंद्रक पूछ सकता है, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ सकता है, और अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछ सकता है। केवल इतने ही सूत्रों को आप पढ़ लीजिए। एक एक एग्जाम्पल हम देकर के आपको समझा चुके हैं, इसको आप समझ लीजिए। निश्चित है कि बोर्ड परीक्षा में आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, आप बड़े गर्व के साथ उसको करके आएंगे। धन्यवाद।